आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आरबीआई यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई को इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट कंट्रोल करना पड़ता है। क्रेडिट कंट्रोल यानी कि क्रेडिट कंट्रोल का मतलब कितना कैश मार्केट में बटना चाहिए, क्रेडिट कंट्रोल कह लो या मनी कंट्रोल कह लो, है ना, कि कितना मनी जो है मार्केट में यानी कि इकोनॉमी में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ज्यादा लोन बटना चाहिए, कम लोन बटना चाहिए। तो ये एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इसे रेगुलेट करेगा ना। ये तो है नहीं कि जितना मर्जी कैश आने दो इकोनॉमी के अंदर, जितना मर्जी शॉर्टेज होने दो मनी की, ऐसा नहीं होता है। तो आरबीआई इसके ऊपर हर वक्त नजर रखता है कि इकोनॉमी के अंदर कितना क्रेडिट, कितना कैश, कितनी मनी इनपुट होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो आरबीआई के पास कुछ तरीके होते हैं, वो मनी निकलवा लेता है इकोनॉमी में से। आरबीआई अगर कम है तो आरबीआई के पास कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से वो मनी को डाल देता है इकोनॉमी में। तो ये आरबीआई मनी निकालने का प्रोसेस और डालने का ये कैसे करता है, उसी पॉलिसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो यही आज पढ़ेंगे कि आरबीआई के पास ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे वो मनी का फ्लो यानी कि मनी का फ्लो और क्रेडिट का यानी कि लोन्स का फ्लो कम ज्यादा करता है। अब तुम कहोगे मनी ज्यादा आने से दिक्कत क्या है, आने दो। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मनी या क्रेडिट जब पैसा ज्यादा आ जाता है इकोनॉमी के अंदर तो पता है आपको महंगाई बढ़ने लगती है। क्यों? सीधी सी बात है, अगर 5 प्रोडक्ट हैं, सिर्फ चीजें 5 बनी हुई हैं और उसके बायर भी 5 हैं, 5 लोगों के पास ही पैसे और 5 ही प्रोडक्ट है, तो क्या होगा? कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका जो रेट है वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा, पैसा ज्यादा आ गया मार्केट में, ज्यादा आ गया का मतलब इसके बायर हो गए 7, ज्यादा पैसा आने से ज्यादा खरीदेंगे लोग। अब चीजें मार्केट में 5 ही है, बायर हो गए 7, तो क्या होगा? कोई 2 लोग को जिसको चीज नहीं मिलेगी वो क्या चाहेंगे कि मैं रेट बढ़ाकर ले लूं, है ना। तो वो एक्स्ट्रा रेट बोली लगाएंगे एक तरह से। भाई 5 चीजें और 7 लेने वाले हैं तो उसकी बोली लगेगी ना। अगर वो चीज 10 रुपए की थी तो जो जिसको नहीं मिल रही है वो कहेगा अच्छा मैं 11 रुपए देता हूँ, मुझे दे दो। दूसरा कहेगा अच्छा नहीं मैं 12 देता हूँ। फिर जो उनको नहीं मिल रही, जिनको नहीं मिल रही होगी वो 13 देता हूँ, 14 देता हूँ। यानी कि इस चीज का देखो रेट बढ़ने लगा। एक दुकानदार भी तो ऐसे ही करता है। अगर चीजें कम है और बाहर लाइन लगी हुई है बायर्स की, तो क्या करेगा? ऑब्वियसली रेट बढ़ाएगा, भाई जिसको लेना ले लो। तो यानी कि जब ज्यादा पैसा हो जाता है मार्केट में तो चीजों का रेट बढ़ने लगता है। यही अगर 5 ही बायर होते, 5 ही चीजें हैं, 5 ही बायर हैं, तो कभी भी इसका रेट नहीं बढ़ता। हो गया कि 5 चीजें हैं मार्केट में और लेने वाला सिर्फ मान लिया चलो 2 है, तो क्या होगा? दुकानदार क्या सोचेगा कि भाई मैं अपनी चीज बेच दूं। दूसरा दुकानदार सोचेगा नहीं मैं बेच देता हूं। तीसरा सोचेगा नहीं मैं बेचूंगा। तो वो रेट घटाने की लगेंगे कि 10 है, अच्छा चलो 9 में ले जाओ, अच्छा चलो 8 में ले जाओ, चलो 7 में ले जाओ। तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है कि मतलब एक कॉस्टिंग से ज्यादा ही नीचे रेट जा रहा है, चीजें पड़ी सड़ रही है, कोई लेने वाला नहीं है। देखो ना, 5 चीजें हैं, 2 बायर है, चीजें पड़ी हुई 3 चीजें रह जाएगी, कौन लेगा उसको? तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा? पैसा देगा लोगों के, मतलब पैसा डालेगा ताकि उस चीज के बायर बढ़े और वो चीजें बिक जाएं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब आरबीआई को सोचना पड़ता है कि कैसे वो क्रेडिट को, मनी को कंट्रोल करे। तो मनी को कंट्रोल करने के पास उसके पास क्या क्या तरीके हैं, ये हमने आरबीआई के जब फंक्शन पढ़े थे सेंट्रल बैंक के, उसमें भी पढ़ा था। जो उसके पास तरीके हैं क्या क्या है? सबसे पहला है रेपो रेट। दूसरा तरीका इसके पास है बैंक रेट। तीसरा तरीका इसके पास है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। चौथा तरीका इसके पास LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशो। इसके अंदर 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। एक तो CRR है, एक SLR है। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो, SLR का मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो। और लास्ट इसके पास तरीका है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट
तो इन 5 तरीकों से आरबीआई जो है मनी का कंट्रोल करता है, इकोनॉमी के अंदर मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो कंट्रोल करता है। सबसे पहले समझते हैं रेपो रेट। रेपो रेट से कैसे वो मनी कंट्रोल करता है उसको समझने से पहले समझो रेपो रेट होता क्या है। देखो, कमर्शियल बैंक जो है उनको पैसों की जब जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, है ना। यानी कि मान लिया कमर्शियल बैंक है आईसीआईसीआई, ये पब्लिक जो उधार लेती है वो इससे लेती है। अगर इसको पैसों की जरूरत पड़े तो ये आरबीआई से लेता है। अब आईसीआईसीआई से पब्लिक जिस रेट पे पैसा लेती है उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, जिस रेट पे लोन लिया जाता है उसे इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। लेकिन ये जिस रेट से इससे पैसा लेता है, आईसीआईसीआई जिस रेट से पैसा लेता है उसे कहते हैं रेपो रेट और बैंक रेट। ठीक है, यानी कि आरबीआई से आईसीआईसीआई ले रहा है, रेपो रेट बोलते हैं उस ब्याज की दर को, और ये जो ले रहे हैं उसे इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, है दोनों रेट ही। तो अब किस तरह से इस रेपो रेट से मॉनेटरी कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि मनी की सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, आरबीआई कैसे कर लेगा। देखो कैसे, अगर मान लिया आरबीआई ने देखा कि इकोनॉमी में एक्सेस मनी है, बहुत ज्यादा पैसा है। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि चीजें हैं 5 और लेने वाले बायर हैं 7, प्रोडक्ट है 5 और बायर है 7। क्यों बायर ज्यादा, क्यों? क्योंकि बहुत पैसा लोगों के पास, चीजें है नहीं। देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर प्रोडक्शन भी साथ की हो जाती, बायर भी साथ है, पैसा एक्स्ट्रा अगर आ रहा है और साथ में प्रोडक्शन भी एक्स्ट्रा आ जाता, कभी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कब होती है? जब प्रोडक्शन अभी उतना नहीं आया, चीजें कम है मार्केट पे, लेकिन लेने वाले ज्यादा, उनके पास पैसा ज्यादा है, तो रेट बढ़ते हैं ना। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? देखो, इसके कैसे कंट्रोल करेगा। आरबीआई क्या करेगा, इस रेपो रेट को बढ़ा देगा। अब तक आरबीआई मान लिया आईसीआईसीआई को जो पैसा दे रहा था वो 5% की दर पे दे रहा था, और आईसीआईसीआई पब्लिक को 6% की दर पे दे रहा था। इधर से 5% ले रहा था, इधर दे रहा था। लेकिन आरबीआई ने देखा कि मार्केट में तो ऑलरेडी बहुत पैसा है, लोग चीजें की डिमांड कर रहे हैं, अब चीजें है नहीं, डिमांड करे जा रहे हैं, रेट बढ़े जा रहे हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, इस रेट को बढ़ा के 7% कर देगा, बढ़ा देगा। तो 7% करने से इस बैंक को भी पब्लिक के लिए रेट बढ़ाना पड़ेगा, 8% या समथिंग करना पड़ेगा। तो पब्लिक बैक स्टेप हो जाएगी, लोग कहेंगे नहीं ये तो महंगा रेट है, हम नहीं ले रहे। यानी कि जो पैसा अब तक पब्लिक के पास जाता जा रहा था, इसका रेट बढ़ाने से क्या हुआ, वो पैसा जो पब्लिक के पास जा रहा था, ये जो मार्केट में जा रहा था, वो पैसा रुक गया, अब नहीं जा रहा, या जा रहा तो उतना नहीं जा रहा जितना पहले जा रहा था, रुक गया। और यही तो आरबीआई को करना था कि जो पैसे का फ्लो मार्केट में जाए जा रहा था उसको रोकना था। तो देखो इसने क्या किया, रेपो रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इनको भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो पब्लिक ने नहीं ले रही है पैसा, लोन नहीं उठा रही। तो इस तरह से देखो उसने कंट्रोल कर लिया। और बिल्कुल उल्टा भी समझ लो इसका, अगर बायर 2 है और चीजें 5 है मार्केट में, अब मनी सप्लाई कम है, आरबीआई चाहता है लोगों के पास पैसा आए ताकि वो जो चीजें पड़ी हुई सड़ रही है, कोई लेने वाला नहीं है, उनको ले। तो आरबीआई क्या करेगा, एक्स्ट्रा मनी डालेगा बैंक में। कैसे डालेगा पता है? वो इस रेपो रेट को कर देगा 3%। तो आईसीआईसीआई जो पब्लिक को पैसा दे रहा था वो 4% पे देगा। अब पब्लिक भी खुश कि भाई सस्ते रेट पे पैसा मिल रहा है। पब्लिक क्या करेगी, एक्स्ट्रा लोन लेगी, ज्यादा पैसा लेंगे। और जब भी पब्लिक लोन लेगी, यानी कि लोग जब लोन लेते हैं तो पैसे को देखने के लिए ही लेते। किसी ने अगर लोन लिया है तो वो कहीं ना कहीं कुछ खर्च करता है, कोई कार लेगा, कोई घर लेगा, कोई अपना घूमने जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं वो खर्च करेंगे पैसा। इकोनॉमी में पैसा आएगा तो खर्च होगा तो जो बायर कम थे और चीजें ज्यादा थी तो उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी। लोगों के अंदर पैसा आ गया ना तो डिमांड बढ़ेगी, यानी कि जो पड़ी हुई चीजें सड़ रही थी, बिक नहीं रही थी, वो सब कुछ ठीक हो गया। देखो, तो इस तरह से रेपो रेट को कम और ज्यादा करके आरबीआई कंट्रोल कर लेता है मनी सप्लाई को। ठीक है। सेकेंड है बैंक रेट। बैंक रेट बिल्कुल यही बात है, इस रेपो रेट को बैंक रेट भी बोलते हैं। बैंक रेट तो वही बैंक रेट। तो फिर फर्क क्या आप कहोगे? रेपो रेट जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है, उधार लेता है, मैंने कहा ना आरबीआई से ये बैंक भी लोन लेते हैं, तो जिस रेट पे लेते हैं उसे अभी मैंने कहा था रेपो रेट। अब मैं कह रहा हूं जिस रेट पे लेते हैं उसे कहते हैं बैंक रेट। दोनों में क्या फर्क है? अगर बैंक अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए
शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसा ले रहे हैं ना आरबीआई से, जिस रेट पे लेते हैं कि जल्दी चुका देंगे, उसे कहते हैं तब रेपो रेट। अगर ये लॉन्ग टर्म नीड के लिए ले रहे हैं कि भाई हम थोड़ा टाइम के बाद चुकाएंगे, तो जो रेट होता है लॉन्ग टर्म नीड के लिए जो लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म नीड्स, ठीक है, तो उसे बैंक रेट बोल देते हैं। तो आरबीआई से बैंक ने जो जिस रेट पे लोन लिया उसे रेपो रेट या बैंक रेट, हाँ इनके लिए ये रेट को इंटरेस्ट रेट ही बोलते हैं, है ना। जो आपने भी देखा होगा, जो भी हम लोन लेते हैं तो उसपे हमें बैंक ये नहीं कहता आपका बैंक रेट इतना है या आपका रेपो रेट इतना है, बैंक कहता है इतना इंटरेस्ट रेट है। तो पब्लिक के लिए हमेशा इंटरेस्ट रेट होगा, आरबीआई और कमर्शियल बैंक के लिए वो शॉर्ट टर्म नीड के लिए लिया गया तो रेपो रेट बोलते हैं उस रेट को, और अगर लॉन्ग टर्म नीड के लिए लिया गया तो बैंक रेट बोलते हैं। तो अब बैंक रेट से कैसे कंट्रोल कर लेगा, जैसे इसमें किया था, आरबीआई देखेगा कि बहुत ज्यादा पैसा है मार्केट में, बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, तो इस रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, है ना। तो ये भी बढ़ाएंगे, ये भी बढ़ाएंगे, तो रेट मतलब पैसा कम जाएगा, ठीक हो जाएगा। और अगर आरबीआई ने देखा कि बहुत कम डिमांड है, लोग ले नहीं रहे, पैसा ही नहीं है मार्केट में, तो वो उसको कम कर देगा, ये भी कम करेंगे तो लोग भर भर के पैसा लेंगे, ज्यादा लेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो यानी कि जो रेपो रेट का फंक्शन था वही बैंक रेट का फंक्शन है, बिल्कुल सेम, बस फर्क इसका है, ठीक है। उसके बाद आया था ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि फिर से वही कि आरबीआई ने देखा कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा है, चीजें कम हैं, लेने वाले ज्यादा हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो बैंक क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब कि आरबीआई के पास कुछ बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में शेयर समझ लो। तो आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स यानी गवर्नमेंट के शेयर्स जो होते हैं वो सेल करने लग जाएगा, सेल, उसको बेचने लग जाएगा। अब आरबीआई अगर बॉन्ड्स बेचेगा तो लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली लोग कहेंगे हमें चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, बड़ा अच्छा, उस पर रेट भी अच्छा बढ़ता है, फायदा बहुत होता है। मतलब आरबीआई जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेगा, बेचने के लिए ऑफर करेगा कि खरीद लो, तो कौन खरीदेगा पता है, बैंक्स भी खरीदेंगे, पब्लिक भी खरीदेगी। तो अब देखो ध्यान से क्या हुआ कि लोगों ने बॉन्ड्स खरीद लिए, बैंक ने बॉन्ड्स खरीद लिए, सारा पैसा कहाँ आ गया, आरबीआई के पास, है ना। एक तरफ आरबीआई ने क्या किया, बॉन्ड्स इशू किए, तो जितनी भी पब्लिक है या जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स की मैं बात कर रहा हूं, उन सब ने क्या किया, वो बॉन्ड्स खरीद लिए, और पैसा कहां चला गया, आरबीआई के पास। इनके पास क्या आ गया, बॉन्ड्स। पब्लिक ने भी क्या किया, बॉन्ड्स खरीद लिए, फ्री में थोड़ा ना मिल रहे हैं, तो पैसा कहां चला गया, आरबीआई के पास। अब देखो आरबीआई ने क्या किया, सारा पैसा खींच लिया, सारा पैसा इकोनॉमी से, बैंकों से, पब्लिक से, सब खींच लिया चालाकी से। क्या लालच देकर कि हम बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, सस्ते सस्ते ले लो बॉन्ड्स, तो सब लोगों ने ले लिए, सारा पैसा यहां आ गया। अब जो फालतू डिमांड हो रही थी, पब्लिक जो फालतू डिमांड कर रही थी, चीजें कम थी, डिमांड ज्यादा थी, सब ओके हो गया। क्योंकि जब पब्लिक के पास पैसा ही नहीं रहा, बैंकों के पास देने के लिए पैसा ही नहीं रहा पब्लिक के पास भी नहीं रहा, क्योंकि पब्लिक ने तो बॉन्ड्स खरीद लिए, हाथ में क्या है, बॉन्ड, पैसा तो है ही नहीं, अब कहां से डिमांड करोगे, है ना। तो इसका मतलब जो फालतू की डिमांड हो रही थी सब नीचे आ गई, कंट्रोल हो गई। और अगर इसका उल्टा देख लो, अब आरबीआई ने देखा कि चीजें हैं 5, है ना, प्रोडक्ट तो 5 है और लेने वाला सिर्फ 2 है, बायर, तो अब क्या करेगा आरबीआई, तो अब क्या करेगा, उसका उल्टा, अब वो जो बॉन्ड्स जो उसने बेचे थे अब रिडीम कर देगा उसे। रिडीम का मतलब लोगों को ऑफर करेगा कि लाओ जो बॉन्ड्स तुम्हारे पास है गवर्नमेंट के, वो वापस दो और उसके पैसे ले जाओ फायदे में, मतलब विद प्रॉफिट ले जाओ। तो लोग क्या करेंगे, उस बॉन्ड्स को रिडीम करवाएंगे। रिडीम का मतलब बॉन्ड्स वापस गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास, और पैसा किसके पास, पब्लिक के पास। यानी कि पब्लिक के पास पैसा आ गया ना, उनके हाथों में पैसा दे दिया आरबीआई ने। अब जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा, कहीं ना कहीं वो खर्च जरूर होगा, यानी कि लोगों के पास पैसा आते ही वो बायर बढ़ेंगे उस चीज के, है ना, बायर बढ़ गए और वापस वो प्रोडक्ट्स जो नहीं बिक रहे थे, जो डिमांड कम थी, बढ़ने लग गई। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन से अपने बॉन्ड्स बेचकर पैसा खींच लेती है,
और बॉन्ड्स को रिडीम करके वापस पैसा हाथ में पकड़ा देती है लोगों के। तो इस तरह से देखो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। गवर्नमेंट मतलब आरबीआई कंट्रोल कर रहा है मनी को, कि कब लोगों के हाथ से पैसा छीनना है और कब लोगों के हाथ में पैसा देना है। इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एलआरआर लीगल रिजर्व रेशो क्या है? यहां पर भी जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, लोगों से पैसा खींचता है और उनके हाथ में पैसा पकड़ा देता है अपनी मर्जी से। कैसे? सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? देखो, जैसे ये आरबीआई है, आरबीआई मैंने बताया सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबका जो कंट्रोलर है वो आरबीआई है। मान लिया एचडीएफसी, ठीक है, या एसबीआई, इनको कंट्रोल। और आगे है पब्लिक। यही सिस्टम होता है ना कि पब्लिक इनसे डील करती है और ये आरबीआई से डील करते हैं। अब इसमें क्या है? सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। आरबीआई हर एक बैंक को, आरबीआई का हर एक बैंक को ये ऑर्डर होता है, हर एक बैंक को, कि तुम इतना कैश, मान लिया 20% कैश हर वक्त आप रखोगे ही रखोगे, उसे खर्च नहीं करोगे, उसे पब्लिक को लोन नहीं दोगे, 20%। आरबीआई ने सभी बैंकों को ऑर्डर दे दिया। आरबीआई है तो मानना पड़ेगा सभी बैंकों को, सभी बैंकों को चलाने वाला ही आरबीआई है, इनको लाइसेंस देने वाला आरबीआई है, इनको सुपरवाइज करने वाला आरबीआई है। तो आरबीआई ने ऑर्डर दिया, इनको मानना पड़ेगा। ठीक है जी, 20% सीआरआर है, मतलब कैश रिजर्व रेशो, कि आपको 20% कैश रिजर्व में रखना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई बैंक 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा है तो उसे 20%, मतलब कि 20 लाख रुपया रखना पड़ेगा, पब्लिक को लोन नहीं बांट सकता। ये आरबीआई ने ऑर्डर दे दिया। तो क्या एचडीएफसी या एसबीआई जिनको भी ऑर्डर मिला, क्या इससे खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई अगर वो रखा हुआ है, वो भी पब्लिक को दिया होता तो कुछ इंटरेस्ट, कुछ ब्याज मिलता ही ना। लेकिन बैंकों को ना चाहते हुए भी आरबीआई की बात माननी पड़ेगी, है ना। लेकिन ये आरबीआई ऐसा कर क्यों रहा है? वही बात आ गई ना, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी को, सप्लाई को कंट्रोल करना है। आरबीआई ये देख रहा है कि मार्केट में बहुत पैसा बहुत है लेकिन चीजें कम है। फिर से वही बात, प्रोडक्ट है 5 और लेने वाले हैं 7 बायर। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा? इस सीआरआर को और बढ़ा के 40% कर देगा। मतलब बैंकों को ऑर्डर दे देगा, पब्लिक को जो तुम लोन बांट रहे हो, अब जो 20 लाख रिजर्व में रखते थे, अब 40 लाख रखना पड़ेगा बैंकों को, ना चाहते हुए भी। क्योंकि बैंक कभी भी नहीं चाहते पैसा रखना, बैंक तो चाहते पब्लिक को बटे और इंटरेस्ट आए। तो लेकिन सीआरआर बढ़ा दिया आरबीआई ने। बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि बैंकों को पास ज्यादा कैश रखना पड़ेगा बजाय इसके कि वो लोन में बांटे। तो इससे हुआ क्या? जो पैसा अब तक पब्लिक के पास जा रहा था, आरबीआई ने कहा अब 40% रखना है, तो यानी कि जो जा रहा था वो कुछ कम हो गया, फ्लो कम हो गया ना। जो अब तक खूब बट रहा था अब कम बटेगा, क्योंकि अपने पास ज्यादा रखना है बैंकों को। देखो इससे क्या हुआ, जो पब्लिक के पास पैसा खुलेआम जा रहा था, खूब सारा जा रहा था, कंट्रोल हो गया। कंट्रोल हो गया तो जो बायर ज्यादा बन रहे थे वो कम हो गए, कम हो गए तो देखो सब लेवल में आ गया। और बिल्कुल इसका उल्टा सोच लो, अगर आरबीआई ने देखा, बैंक ने देखा कि बायर 2 है, प्रोडक्ट 5 है, चीजें पड़ी सड़ रही है, लोग खरीद नहीं रहे, है ना, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो वो आरबीआई क्या करेगा इस सीआरआर के साथ? जो 40% थी, आरबीआई कर देगा उसको 10%। यानी कि बैंक को कहेगा तुम्हें 10% पास रखना है। तो बैंक क्या करेंगे? सारा का सारा पैसा जो उन्होंने ब्लॉक कर रखा था, जो आरबीआई के कहने पर कि 40% रखना पड़ेगा, अब जैसे ही आरबीआई ने 10% कर दिया, सारा पैसा खुल गया, वो सब गया पब्लिक के पास। पब्लिक के पास जाने का मतलब, अब पब्लिक के पास पैसा आएगा तो पब्लिक डिमांड करेगी, जो बायर 2 थे वो 5 हो गए, सब कुछ लेवल में आ गया, है ना। 5 चीजें 5 बायर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई रेट नहीं बढ़ेगा, चीजें भी बिक जाएंगी सारी, इकोनॉमी सब बैलेंस हो गई। तो इस तरह से सीआरआर के थ्रू आरबीआई या तो मनी सप्लाई बढ़ा लेता है या मनी सप्लाई को कम कर लेता है। यही काम वो एसएलआर के भी थ्रू करता है। बस फर्क क्या है दोनों में? सीआरआर में वो कहता है जो आप 10% आपको रोक के रखना है ना, वो 10% मेरे पास जमा कराओ। सीआरआर में वो कहता है कि जो 10% आपको रोकना है, आपको कैश के रखना पड़ेगा, वो अपने पास ही रखना पड़ेगा, मेरे पास रखवाओ। और एसएलआर में क्या होता है? एसएलआर में वो कहता है कि भाई मेरे पास मत रखवाओ, अपने पास ही रखो, लेकिन हमेशा रखना पड़ेगा, कभी भी चेकिंग हो जाएगी।
ठीक है। तो सीआरआर और एसएलआर में फंक्शन एक ही है दोनों का, फर्क ये है ये जो रिजर्व है ये आरबीआई कहता है मेरे पास रखवाओ, एसएलआर ये भी रिजर्व है, वही रिजर्व है, बस वो कहता है अपने पास रखो हमेशा। तो इनको कम ज्यादा करके वो कंट्रोल करवा लेता है। लास्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, या आप लोन लेना चाहते हो बैंक से, तो बैंक कहता है कुछ गिरवी रखवाओ। आपने एक बिल्डिंग है आपके पास 10 लाख रुपए की, तो आपको लोन कितना मिलेगा? क्या पूरा 10 लाख मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको लोन मान लिया 8 लाख, यानी कि 20% मार्जिन है। बैंक कहता है नहीं पूरा नहीं दूंगा मैं, 100% दे दिया तो चीज बेच दी आपने, 10 लाख की बिल्डिंग गई, 10 लाख लोन ले लिया तो बिक गया। तो लोन लेने का मतलब है आपसे कुछ मार्जिन छोड़ के वो लोन लेता है। ये मार्जिन कौन बता रहा है? कमर्शियल बैंक को कौन बता रहा है जहां से आप लोन लेने जा रहे हो? ये भी आरबीआई का ऑर्डर है कि 20% मार्जिन छोड़कर बाकी आप लोन दोगे। अब आरबीआई ने देखा, सेंट्रल बैंक ने देखा फिर से कि मार्केट में पैसा बहुत है, चीजें हैं 5, लेने वाले हैं 7, प्रोडक्ट 5, बायर 7, रेट बहुत बढ़ रहे हैं, है ना। 5 चीजें लेने वाले 7, बहुत रेट बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया। कैसे, क्या करेगा? आरबीआई इस मार्जिन को बढ़ा देगा, 20 की जगह 40% कर देगा। तो अब जो लोन लेने वाले आ रहे थे, जो 10 लाख की बिल्डिंग पे 8 लाख का लोन लेके जा रहे थे, अब उनको लोन कितना मिलेगा? 6 लाख। यानी कि जो फ्लो का, पैसे का फ्लो जो मार्केट में जा रहा था, आरबीआई ने क्या करवा लिया? उसे कम कर दिया। कुछ लोग तो ड्रॉप ही कर देंगे आइडिया जी हम तो लोन ले ही नहीं रहे क्योंकि ज्यादा मिल लेगा, है ना। तो यानी कि कुल मिला के वो जो लोन का फ्लो, जो मनी का फ्लो मार्केट में जाया जा रहा था, वो कम हो गया। इस मार्जिन को बढ़ाने से कम हो गया, पैसा कम हो गया। तो ये जो बायर ज्यादा थे, जब पैसा कम हो गया तो बायर भी कम हो गए, लेवल में आ गया सब कुछ। 5 प्रोडक्ट 5 ही बायर, कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो रेट नहीं बढ़ेंगे। और बिल्कुल उल्टा सोच लो इसका, अगर आरबीआई ने देखा प्रोडक्ट 5 है, लेने वाले सिर्फ 2 हैं, चीजें पड़ी सड़ रही है, कोई लेने वाला नहीं है, तो क्या करेगा? मार्जिन को आरबीआई कहेगा भी मार्जिन 5%, यानी कि कोई 10 लाख की बिल्डिंग गिरवी रखवाए, 9.5 लाख तक का लोन दे दो। तो इससे क्या होगा? मार्केट में जो भी कम पैसा जा रहा था अब ज्यादा जाएगा, ज्यादा पैसा आएगा लोगों के हाथ में, तो बायर ज्यादा बनेंगे तो ये फिर से कंट्रोल हो जाएगा सब कुछ, चीजें जो नहीं बिक रही थी वो बिकने लगेंगी। ठीक है, तो ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इस तरह से वो जो मार्जिन है चीज का, जो गिरवी रखवाई है और जो लोन का अमाउंट है, ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को कम और ज्यादा करके आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स हो गए। फिर से समझ लो एक बार फटाफट से रिव्यू। रेपो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को इंटरेस्ट पे पैसा देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जो पैसा देता है रेपो रेट, अगर लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए पैसा देता है तो बैंक रेट। तो इसको कम ज्यादा करके आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में अपने बॉन्ड्स इशू करता है, अगर पैसा लोगों से खींचना है तो बॉन्ड्स बेच देगा और पैसा ले लेगा, और अगर पैसा उनके हाथ में देना है तो उन बॉन्ड्स को रिडीम कर देगा। रिडीम का मतलब कहेगा बॉन्ड्स वापस दो और पैसा ले जाओ अपना विद प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह से उसने मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया। इसके अंदर 2 है, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर में क्या होता है? बैंक, आरबीआई सभी बैंकों को ऑर्डर देता है कि आपको अपने बिजनेस का 10 या 20% मेरे पास जमा कराना होगा। ठीक है, तो अगर वो चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो तो सीआरआर को बढ़ा देगा, कहेगा मेरे पास ज्यादा रिजर्व में रखवाओ पैसा। ठीक है, अगर वो चाहता है मनी सप्लाई बढ़े तो अपने पास कम, यानी कि सीआरआर को कम कर देगा कि कम रिजर्व में रखवाओ, सारा ले जाओ, सारा बैंक पब्लिक को दे दो। तो इस तरह से मनी सप्लाई को बढ़ा लेगा सीआरआर। एसएलआर में क्या होता है? सेम फंक्शन है, बस फर्क ये है सीआरआर में वो जो पैसा रिजर्व में रखवाता है वो अपने पास रखवाता है, और एसएलआर में जो पैसा रखवाता है कमर्शियल बैंक से कहता है कि पैसा आपको रिजर्व में रखना होगा, वो कहता है कि अपने पास ही रखना होगा, मेरे पास नहीं। ठीक है, उसे एसएलआर बोल देते हैं। और मार्जिन रिक्वायरमेंट में वो जो आरबीआई का ऑर्डर होता है कि जो आप लोन दोगे पब्लिक को, जो चीज आप गिरवी रख रहे हो तो उसका कितना % मार्जिन लेकर चलोगे, उस मार्जिन को कम ज्यादा करके भी वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके देखना, फिर भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास क्लास में डिस्कस कर ला मेरे से।